जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है और इस ट्रांसलेशन के सीरीज में हम लोगों ने अब तक 2 टेंस समाप्त कर दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है और पूरा अनुवाद। यकीन मानिए, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है कि अब अनुवाद सीखें चुटकियों में, आप लोग चुटकियों में यानी बहुत आसानी से थोड़ा थोड़ा देर मेहनत करते हुए देखते हुए पूरा ट्रांसलेशन आप लोग जान जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न अब आपको नहीं रह जाएगा। फुल कॉन्सेप्ट है, स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों बेस्ड है। तो चलिए हम लोग बेटा बिना किसी देरी के थोड़ा सा क्लास को शुरुआत करते हैं। और क्लास के शुरुआत में मैं आप लोगों को बता दूं कि अब तक हम लोग बेटा इस चैनल के माध्यम से पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त कर चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समाप्त कर चुके हैं। और ट्रांसलेशन में हम लोगों ने यूज़ ऑफ इट पढ़ा है, यूज़ ऑफ इट और दियर हम लोगों ने पढ़ लिया है, इट एंड दियर पढ़ लिया है, बी वर्ब का प्रयोग पढ़ लिया है। इन समस्त चीज़ों की पार्ट ऑफ स्पीच की अलग से प्लेलिस्ट आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंग्लिश ट्रांसलेशन का आप लोगों का एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से आप जा कर के इन समस्त वीडियोस को देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, आप लोग उससे ज़रूर जुड़ें। वहां पर आपको समस्त क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए हम लोग चलते हैं बेटा और शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोग पहले तो इसकी हिंदी जान लीजिए, होता है वर्तमान पूर्णकाल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी क्या होता है? वर्तमान पूर्णकाल। अब इंट्रोडक्शन में देखिए, तो इंट्रोडक्शन बेटा है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हों। मतलब क्या कहा गया? जैसे चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आदि शब्द आते हों, अथवा, अथवा क्या हो बेटा? अथवा वाक्य की क्रिया के अंत में बड़ा आ, बड़ी ई या फिर ए की मात्रा आते हों। मात्रा के साथ है या हैं, ठीक है, मात्रा के साथ यहाँ पर ध्यान रखना है या फिर हैं भी आते हों, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेटा देखिए, आ ई ए की मात्रा के साथ में है या फिर हैं, अगर ये चीज़ें आपको मिल रही हैं आ ई ए की मात्रा के साथ, जैसे लिया है, गया है, आया है, खाया है, इस तरीके से अगर मिल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। और इन वाक्यों में वर्तमान काल में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? वर्तमान काल में कार्य का पूरा होना पाया जाएगा। तो आशा है आप इसे समझ गए होंगे। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आ ई ए की मात्रा के साथ में क्या करना है, के साथ है या हैं भी आ सकता है, चाहे है हो या फिर हैं, ये दोनों आ सकते हैं। कब? इसमें या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं मिलेंगे, या फिर आ ई ए की मात्रा के साथ में है या हैं मिलेगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपको वर्तमान काल में कार्य का पूर्ण होना पाया जाएगा। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। कोई भी टेंस हो तो मैंने बताया है कि पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से ही शुरुआत किया जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में है क्या चीज़ें। तो देखिए यहाँ से सिंगुलर नंबर हो, मतलब सिंगुलर नाउन हो, या फिर ही सी इट हो, मतलब चाहे एक वचन की संज्ञा हो या फिर ही सी इट हो, तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा यहाँ पर? तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा। और अगर प्लूरल नाउन है या फिर आई वी यू दे ये है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि एक वचन संज्ञा अगर है तो उसके साथ में सहायक क्रिया हैज लगेगा, और अगर बहुवचन करता है तो उसके साथ में सहायक क्रिया हैव लगेगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर प्रोनाउन में अगर बात करें तो आई आपका एक वचन का होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में आई के साथ में बहुवचन की सहायक क्रिया लगती है। तो अब चलते हैं बेटा हम लोग अगले नियम पर। और अगला रूल क्या कह रहा है? अगला रूल कह रहा है कि इस काल के सभी वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज़ या हैव रहेगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर वर्ड होगा। मतलब सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हैज़ या हैव होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर वर्ड होगा। अब अफर्मेटिव में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर एक वचन की क्रिया है, एक वचन की संज्ञा है या उसके साथ में ही सी इट है तो उसके साथ में हैज का प्रयोग, बहुवचन है या फिर आई वी यू दे है तो उसके साथ में हैव का प्रयोग, और सभी वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की ओर। एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल्स कह रहा है, उदाहरण कह रहा है कि माली फूल की माला बना चुका है। तो देखिए अंत में आपको चुका है मिल रहा है ना। और यहाँ पर अगर आप देखें तो वाक्य में कार्य का पूरा होना भी पाया जा रहा है। तो क्या करेंगे बेटा? कौन बना चुका है? तो माली। माली की अंग्रेजी क्या होगी? द गार्डनर। और माली अकेला तो है तो इसलिए हैज का प्रयोग होगा। जब एक वचन है तो हैज होगा। और बनाना की अंग्रेजी होती है मेक, और मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। तो द गार्डनर हैज़ मेड गारलैंड। क्या बना चुका है? गारलैंड मतलब माला। यानी कि द गार्डनर हैज़ मेड गारलैंड मतलब माली फूल की माला बना चुका है। देखिए फूल की माला के लिए यहाँ पर आपको आप फ्लावर लिखने की आवश्यकता नहीं है। गारलैंड मतलब ही होता है फूल की माला। अब इसके बाद में अगर हम लोग अगले को देखें तो अगला कह रहा है कि वह अपने लिए घर खरीद चुके हैं। इसके अंत में देखिए चुके हैं मिल रहा है, और यहाँ पर घर खरीदने का काम भी पूरा हो चुका है। तो कौन खरीद चुका है? तो वह खरीद चुके हैं। वह के लिए क्या होगा? तो दे होगा। और दे बहुवचन है। दे क्या है बेटा? बहुवचन है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, तो इसलिए इसके साथ में सहायक क्रिया हैव लगेगी। तो क्या हो जाएगा? दे हैव क्या कर चुके हैं? तो खरीद चुके हैं। खरीदना का होता है बॉट। बाई का थर्ड फॉर्म, बाई मतलब खरीदना और उसका थर्ड फॉर्म होता है बॉट। क्या खरीद चुके हैं? घर। तो देखिए वह अपने लिए खरीद चुके हैं, मतलब इसमें होम्स हो जाएगा, घरों को हो जाएगा, या फिर हम यहाँ पर अगर होम करते तब भी सही होता। मान लीजिए अगर एक ही परिवार के वह लोग हैं तो होम होगा, और अगर एक से अलग अलग परिवार के हैं तो वहाँ पर क्या होगा? होम्स हो जाएगा। फॉर देम मतलब अपने लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर देम मतलब अपने लिए। यानी क्या होगा? दे हैव बॉट होम्स फॉर देम। उन्होंने अपने लिए घर खरीद लिया है या वह अपने लिए घर खरीद चुके हैं। फिर देखिए अगला एग्जाम्पल है। इन दोनों में हमने देखा या तो चुका है मिल रहा था या फिर चुके हैं मिला, लेकिन यहाँ देखिए उसने अभी एक पत्र लिखा है। तो अंत में बेटा क्या है? यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं मिला। आ ई ए की मात्रा के साथ है मिल रहा है। तो लिखा है यानी यहाँ पर पत्र लिखने का काम पूरा हो चुका है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? किसने लिखा है? तो उसने। अब उसने के लिए चाहे ही लिखो चाहे सी लिखो, दोनों आपका सही होगा। तो हमने क्या किया? यहाँ पर लिख दिया सी, और सी के बाद में फिर क्या होगा? अब ही जो है, ही क्या है? ही लिखा हमने, और ही के लिए क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया हैज लिखेंगे। फिर क्या किया है? तो लिख चुके हैं। राइट मतलब लिखना, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। तो क्या हो जाएगा? रिटन ए लेटर। यानी कि क्या हो जाएगा बेटा? तो इसमें आपका हो जाएगा कि ही हैज़ रिटन ए लेटर। अब हम लोग चलते हैं अगले रूल की ओर, और अगले रूल पर आप लोगों का ये आ गया कौन सा? अगले रूल पर आप लोगों का आ गया निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है? निगेटिव सेंटेंस कह रहा है इस काल के नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय हैज़ या हैव के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। किसके बाद? तो हैज़ या हैव के बाद में हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज़ या हैव तो रहेगा ही,
और उसके बाद में नॉट हो जाएगा, और नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, यानी अगर निगेटिव है तो हैज़ या हैव के बाद में ही नॉट का प्रयोग करना है। चलिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स में हमें क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स कह रहा है कि आज हमने चाय नहीं पिया है। तो बेटा देखिए, किसने नहीं पिया है, तो क्या उत्तर मिल रहा है, हमने। तो हमने के लिए हम क्या लगाएंगे, वी का प्रयोग करेंगे। और फिर वी आपका बहुवचन है, मैंने बताया था कि वी का मतलब आई प्लस यू होता है। वी का मतलब क्या होता है, आई प्लस यू। तो आई प्लस यू यानी वी, यहाँ पर दो लोग हो गए तो इसके लिए हैव लगेगा। वी है, फिर नॉट हो जाएगा और टेकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए चाय पीना हो, नाश्ता करना हो, या फिर दवा खानी हो, तो इसके लिए ना तो ईट का प्रयोग करते हैं और ना ही ड्रिंक का प्रयोग करते हैं। चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, दवाई, इस सब के लिए बेटा टेक का प्रयोग करते हैं। और टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हो गया, टी, और आज के लिए टुडे, यानी वी हैव नॉट टेकन टी टुडे, आज हमने चाय नहीं पिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि उसने अपना पाठ नहीं याद किया है। तो किसने नहीं याद किया है, उसने। और उसने के लिए मैंने बताया कि या तो ही लिखिए या फिर सी लिखिए, क्योंकि उसने शब्द से पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का बोध नहीं हो पा रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ही लिखा है। तो ही, और ही एक वचन है, तो इसके लिए हैज़ का प्रयोग होगा और नॉट इसके तुरंत बाद लग जाएगा। तो ही हैज़ नॉट। और याद करना का होता है लर्न। लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड, यानी ही लर्नड, और अपना पाठ तो हिज लेसन। ही हैज़ नॉट लर्नड हिज लेसन, उसने अपना पाठ याद नहीं किया है। तो ये हम लोगों का हो गया निगेटिव वाला भी। आशा है अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको समझ में आ गया है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। अगर स्पीड ज़्यादा है बेटा तो आप लोग उसको भी बताएं, हम आपका उस पर विशेष ध्यान देंगे कि बहुत ज़्यादा स्पीड में ना चलें। हालांकि आज मैं काफ़ी स्लो स्पीड में इसीलिए चल रहा हूं। तो देखिए अगला हम लोगों का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में दो तरीके का होता है, एक तो क्या से शुरू होने पर, और एक होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं। तो एक देखिए यहाँ पर पहला वाला कि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का अनुवाद हैज़ या हैव से शुरू करते हैं। किससे बेटा, या तो हैज से या हैव से। अब हैज कहाँ लगेगा, तो जब कर्ता एक वचन होगा, और हैव कहाँ लगेगा, जब सब्जेक्ट आपका बहुवचन होगा, प्लूरल नंबर का होगा। तो यानी हैज़ या हैव जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हमें लगाना है और वहीं से वाक्य को शुरू करना है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में यानी संरचना में क्या है, तो सबसे पहले हैज़ या हैव लिख लेंगे, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यानी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सहायक क्रिया को ही, हेल्पिंग वर्ब को ही लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले पर, और अगले पर यानी एग्ज़ाम्पल पर। तो एग्ज़ाम्पल क्या कह रहा है, एग्ज़ाम्पल कह रहा है कि क्या तुमने मुझे बुलाया है। देखिए अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं मिल रहा है, आ ई ए की मात्रा के साथ में है मिल रहा है, लेकिन काम पूरा होना दर्शाया जा रहा है। तो इसमें बेटा किसने बुलाया है, तो तुमने। अब तुमने क्या है, यानी यू है, और यू क्या है, प्लूरल नंबर का है। तो प्लूरल नंबर जब यू है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हैव लिखना होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे यू। और क्या किया है, तो बुलाया है, बुलाने की अंग्रेजी होती है कॉल, और कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। किसे बुलाया है, तो मुझे बुलाया है, यानी मी। यानी क्या हो जाएगा, हैव यू कॉल्ड मी, क्या तुमने मुझे बुलाया है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल कि क्या उन्होंने आज क्रिकेट खेला है। तो किसने खेला है, उन्होंने।
उन्होंने के लिए बेटा हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। अगर उसने लिखा है तो उसके लिए ही या सी का प्रयोग करते हैं, और अगर उन्होंने लिखा है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैव लिखेंगे, हैव के बाद में फिर हम लोग दे लिखेंगे। हैव दे क्या किया है, तो खेला है। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। तो क्या हो गया, हैव दे प्लेड। फिर है क्रिकेट, भैया क्या खेला, तो क्रिकेट खेला। अब कब खेला, तो आज खेला, यानी हैव दे प्लेड क्रिकेट टुडे। ये आज आप लोगों का इसके अनुसार बना। अब देखते हैं कि अगर इसमें बताइए कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है, और नहीं है तो भी बताइए। फिर आशा है ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नवाचक तरीके पर। तो अगला क्या कहता है कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होने पर सबसे पहले उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश लिखते हैं। बेटा अगर मान लीजिए कि आपके वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द है, जैसे क्या, कहाँ, कौन, किस, कब, कैसे, ये सारी चीज़ें अगर आपके शब्द हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखेंगे। स्ट्रक्चर में देख लीजिए जो QW लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। और उसके बाद में फिर हमें क्या लिखना होगा, हैज़ हैव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले ही होता है। इंट्रोगेटिव में कहाँ होता है, तो सब्जेक्ट के पहले होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हो गया, फिर क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हैज़ या हैव हो गया। अब हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यानी ये हमारे पूरे वाक्य की संरचना बनेगी। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स को भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स इसके क्या कह रहे हैं, इसके एग्जाम्पल्स बेटा कह रहे हैं कि राहुल गांधी अभी कहाँ गए हैं। देखिए इसमें कहाँ शब्द जो आपका है ये क्या है, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है, और बीच में है ना, तो सबसे पहले इसे ही लिख लीजिए व्हेयर। अब हमें सहायक क्रिया चाहिए, तो कौन गया है, तो राहुल गांधी। राहुल गांधी कितने हैं, अकेले हैं, तो इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग कर दीजिए, व्हेयर हैज। अब लिखिए राहुल गांधी यानी सब्जेक्ट। और क्या किए हैं, तो गए हैं। तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, और गो का सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन। तो क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। यानी व्हेयर हैज राहुल गांधी गॉन, और नाउ यानी अभी। तो क्या हो गया, राहुल गांधी कहाँ गए हैं, इसका हो गया व्हेयर हैज़ राहुल गांधी गॉन नाउ। अब देखते हैं अगला कह रहा है उन्होंने तुम्हें क्यों पीटा है। तो बेटा क्यों यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक शब्द मिल रहा है, और क्यों के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाई का प्रयोग करेंगे। फिर क्या किसने पीटा है, तो उन्होंने। उन्होंने मतलब दे, यानी बहुवचन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हैव लिखेंगे, फिर दे लिखेंगे। यानी व्हाई हैव दे। और क्या किया है, तो पीटा है। पीटा मतलब पीटने की अंग्रेजी होती है बीट, और उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन होता है। पीटने की अंग्रेजी बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म बीटन। फिर किसे पीटा है, तो तुम्हें यानी यू। यानी व्हाई हैव दे बीटन यू, उन्होंने तुम्हें क्यों पीटा है। ये हम लोगों का इंट्रोगेटिव का दूसरे तरीके वाला वाक्य हो गया। अगर इसमें अभी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग ज़रूर बताएं। चलते हैं हम तीसरे तरीके पर। और तीसरा तरीका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक होने पर, मान लीजिए किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है और नहीं भी लगा दिया जा रहा है, यानी कि निगेटिव भी कर दिया जा रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर से समझ लीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, अगर है वाक्य में तो, और यदि वाक्य में नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे बेटा, हैज या हैव का प्रयोग कर देंगे। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, फिर आप लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव के साथ साथ अगर निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मतलब अगर वाक्य में आपका सब्जेक्ट है, और वैसे भी मैंने बताया है कि पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद में अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है,
तो अब देखते हैं हम लोग इसके भी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है? इसका एग्जाम्पल्स कह रहे हैं उसने तुम्हें अपने घर पर क्यों नहीं बुलाया है। अंत में आ ई ए की मात्रा के साथ है या हैं मिले तो भी प्रेजेंट परफेक्ट है, और अगर अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं मिले तो भी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो क्या कहा? उसने तुम्हें अपने घर पर क्यों नहीं बुलाया है। तो किस, देखिए यहाँ पर क्यों भी है यानी प्रश्नवाचक शब्द भी है और उसके साथ में नहीं भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, और किसने बुलाया है, किसने नहीं बुलाया तो उसने, तो यानी ही, और उसके अनुसार सहायक क्रिया लग जाएगा हैज, तब सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और नहीं भी लगा है इसलिए नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो व्हाई हैज ही नॉट। अब बुलाना क्या होता है? काल, काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। व्हाई हैज ही नॉट कॉल्ड यू, किसी नहीं बुलाया तो तुम्हें यानी यू एट हिज होम यानी अपने घर पर। व्हाई हैज ही नॉट कॉल्ड यू एट हिज होम यानी उसने तुम्हें अपने घर पर क्यों नहीं बुलाया है। अब देखेंगे दूसरा है क्या तुमने आज चाय नहीं पिया है। तो बेटा यहाँ पर क्या से शुरू हो रहा है? प्रश्नवाचक शब्द बीच में नहीं है तो हमें हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना होगा। तो किसने नहीं पिया है? तो उसने यानी हैव को पहले, तुमने यानी हैव को पहले लिख लिए। अब यू है ना तो यू के अनुसार हैव पहले लिखा जाएगा, फिर आपका यू लिखा जाएगा हैव यू। और नहीं भी है तो नॉट लगा लीजिए, हैव यू नॉट। और फिर क्या नहीं किया है? तो चाय नहीं पिया है। तो टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। मैंने बताया है कि चाय या कॉफ़ी पीने के लिए या तो टेक का प्रयोग करेंगे या फिर सिप का प्रयोग करेंगे। सिप मतलब होता है चुस्की लेना। और क्या नहीं पिया है? तो चाय, और आज नहीं पिया है तो टुडे यानी हैव यू नॉट टेकन टी टुडे, क्या तुमने आज चाय नहीं पिया है। अब देखते हैं, आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले फॉर्मेट पर। तो अगला फॉर्मेट क्या कह रहा है कि वाक्य में कौन या किसने होने पर सबसे पहले हु, मतलब अगर मान लीजिए वाक्य में कौन या किसने है तो सबसे पहले क्या करेंगे? हु लिखेंगे, फिर हु के साथ में हैज़ लिखेंगे। हमेशा एक वचन की क्रिया ही लगानी है तो क्या लिखेंगे? हैज़ लिखेंगे। उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हु वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है बेटा, इसलिए अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो सबसे पहले हु है और सब्जेक्ट नहीं होता तो यहाँ पर आपका एक वचन बहुवचन की बात ही नहीं आती। लेकिन हु के साथ वही क्रिया प्रयोग करते हैं जो हम लोग एक वचन के साथ में अफर्मेटिव में लगाते हैं। तो यहाँ पर हु के एक वचन के साथ अफर्मेटिव में हैज लगाते थे, इसलिए यहाँ भी हैज लगेगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगा? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा और फिर अदर वर्ड लगेगा। यानी सबसे पहले हु, फिर हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये आप लोगों का हु वाले वाक्यों का स्ट्रक्चर होगा। चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल्स कहता है कि यह कुर्सी किसने तोड़ी है। अंत में देखिए बड़ी ई की मात्रा के साथ है मिला, और जब पूछा जा रहा है तो कुर्सी उस समय तक टूट चुकी है यानी उसके टूटने का काम पूरा हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे बेटा तो किसने लगा हुआ है, तो किसने या कौन के लिए सबसे पहले हु का प्रयोग करेंगे, और हु के साथ में सदैव इस टेंस में हैज का प्रयोग करेंगे। मतलब इस टेंस में हु के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? तो हैज का प्रयोग करेंगे, यानी हु हैज। और फिर क्या है? तोड़ी है। अब हमें सब्जेक्ट तो है नहीं तो सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म पर चलेंगे। तो हु हैज़ ब्रोकन, हु हैज़ ब्रोकन, क्या तोड़ी है? यह कुर्सी यानी दिस चेयर। तो इसका क्या बना? यह कुर्सी किसने तोड़ी है, यानी हु हैज़ ब्रोकन दिस चेयर। और देखते हैं जैसे नकारात्मक भी हो सकता है ना, तो अपना गृह कार्य कौन नहीं पूर्ण कर चुका है। इसके अंत में देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं आ गया। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हु का प्रयोग, फिर हैज लगेगा। और देखिए हम इससे पहले क्या हुआ था कि हु वाले वाक्यों में हमने अभी आपको बताया था कि सब्जेक्ट नहीं होता तो सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म पर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हु वाले वाक्य में आपको नहीं भी मिल रहा है तो इसके बाद नॉट, तब फिर मेन वर्ब पर चलेंगे यानी कंप्लीटेड हिज वर्क। हु के साथ में क्या लगेगा? तो हैज लगेगा। तो अब यहाँ क्या हो गया? अपना गृह कार्य कौन नहीं पूर्ण कर चुका है, तो हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज
होमवर्क होना चाहिए। यहाँ पर मैंने केवल वर्क लिखा है, ये क्या होना चाहिए, होमवर्क होना चाहिए। ठीक है, तो हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है, अब चलते हैं बेटा। देखिए ये वाला फॉर्मेट भी आपको याद होना चाहिए। कल मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी करवाया था और आज भी करवा दे रहे हैं, और वो इसलिए करवा दे रहे हैं ताकि आपका गलत ना होने पाए, आपको ये अच्छे से याद आ जाए। तो कितना, कितनी, कितने के लिए हाउ मेनी या हाउ मच। अगर काउंटेबल नाउन है तो हाउ मेनी, अनकाउंटेबल नाउन है तो हाउ मच। काउंटेबल मतलब गणनीय और अनकाउंटेबल मतलब अगणनीय। तो और इसके बाद में कौन सा, कौन सी, कौन से हैं, तो उसके लिए हुइच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा, हुइच का प्रयोग करेंगे। और किसका, किसकी, किसके के लिए हुज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इन प्रश्नवाचक शब्दों को लिखने के बाद, स्ट्रक्चर से समझते हैं, इन प्रश्नवाचक शब्दों को लिखने के बाद में इनसे संबंधित जो संज्ञा शब्द है उसे लिख लेंगे, और उसके बाद में फिर हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव का प्रयोग कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर और पूरा स्ट्रक्चर वही हो जाएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। चलिए एग्जाम्पल्स से देखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटा, एग्जाम्पल कह रहा है कि तुमने आज कितना पानी पिया है। अब देखिए वाक्य में कितना, कितनी, कितने आपको मिल रहा है ना, और क्या पिया है, तो पानी। पानी कैसा है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिना नहीं जा सकता है। पानी को नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कितना की अंग्रेजी हाउ मच लिख लेंगे, और कितना से संबंधित जो संज्ञा शब्द है वो क्या है, वो आपका वाटर है, तो हाउ मच वाटर। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग हैव लिखेंगे, यानी हाउ मच वाटर हैव, फिर यू ड्रंक टुडे, हाउ मच वाटर हैव यू ड्रंक टुडे, तुमने आज कितना पानी पिया है। अब देखते हैं अगला है, उसने आज कितनी रोटी खाई है। अब देखिए कितनी शब्द मिल रहा है, प्रश्नवाचक शब्द है, और इसके बाद में रोटी शब्द मिल रहा है। तो रोटी शब्द बेटा क्या है, काउंटेबल नाउन है, मतलब रोटी शब्द को गिना जा सकता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, हाउ मेनी लिखेंगे, और फिर रोटी का क्या हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा, तो हाउ मेनी ब्रेड। अब क्या होगा, हैज लगेगा, क्योंकि उसने है तो उसने के अनुसार ही होता है, और उसके लिए हैज लगेगा तो हैज ही। और फिर क्या हो जाएगा, खाई है, खाने की अंग्रेजी होती है ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, सेकंड फॉर्म होता है एट, तो ईट एट ईटन मतलब ईटन टुडे, हाउ मेनी ब्रेड हैज़ ही ईटन टुडे, उसने आज कितनी रोटी खाई है। अब देखते हैं और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, कौन सा, कौन सी वाला भी। जैसे कह दिया जाए अमित ने कौन सा गाना गाया है, तो किसने गाया है, तो अमित ने। लेकिन देखिए कौन सा शब्द मिल रहा है, तो कौन सा के लिए हमने हुइच लिखा, और हुइच के बाद में अब इससे संबंधित संज्ञा शब्द क्या है, तो गाना है यानी गीत है, तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है बेटा, सॉन्ग होता है, हुइच सॉन्ग। अब किसने गाया है, तो अमित ने। अमित क्या है, अमित आपका एक वचन की संज्ञा है, इसलिए इसके अनुसार हैज लगेगा। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, और गाया है तो इसकी अंग्रेजी, गाने की अंग्रेजी क्या होता है, सिंग होता है, सिंग का सेकंड फॉर्म होता है सेंग, और थर्ड फॉर्म होता है संग, यानी अमित ने कौन सा गाना गाया है, तो व्हिच सॉन्ग हैज़ अमित संग। अब देखते हैं तुमने आज किसका कपड़ा खरीदा है, तो यहाँ पर किसका शब्द मिल रहा है, किसका के लिए हुज लिखे, और क्या खरीदा है, तो कपड़ा खरीदा है, कपड़ा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, क्लॉथ हो जाएगा, यानी हुज क्लॉथ। फिर क्या होगा, तुमने खरीदा, किसने खरीदा, तो तुमने, तुमने बहुवचन है इसलिए हैव लगा, फिर यू हो गया, हुज क्लॉथ हैव यू, और खरीदना का हो जाता है बॉट, और टुडे का हो जाता है आज, यानी कि हुज बाइक होता है खरीदने का, जिसका थर्ड फॉर्म बॉट होता है, तो हुज क्लॉथ हैव यू बॉट टुडे। अब बेटा ये हम लोगों का आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न है, किसी भी प्रकार का कोई अभी भ्रम है, या आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको जो भी आपके डाउट हैं उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास,
और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को बता दें कि टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे दिया गया है, जिस पर आपको लगातार क्लास के PDF प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो बच्चे जुड़े हैं वो जानते होंगे कि इसमें आपको PDF दिया जा रहा है, तो आप लोग उस टेलीग्राम की लिंक से ज़रूर जुड़ जाएं। अगर आपने अभी पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है, पार्ट ऑफ स्पीच का भी, ट्रांसलेशन का भी। आप वहां से जाकर के उन समस्त वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल आप लोगों से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।